हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये 6th लेक्चर है। आई होप कि पहले 5 लेक्चर्स आपने देखे होंगे, जिनके अंदर हमने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने 12 फीचर्स के बारे में पढ़ा है। आज हमें 13th फीचर से स्टार्ट करना है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला फीचर हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बॉडीज है। पहले हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव होता है, उसके बाद हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद हमने पढ़ा जुडिशरी के बारे में। हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है। लेजिस्लेटिव के बारे में हमने पढ़ा था ये लॉ मेकिंग बॉडीज होती है, जिसके अंदर हमारा लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट आते हैं। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव के अंदर हमने समझा था कि जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं वही कहलाता है एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर कौन आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और सिविल सर्वेंट्स आते हैं, जैसे KS IS ऑफिसर्स जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। एंड आखिरकार हमने पढ़ा था अभी तक जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी किसे हम कहते हैं, हमारे पूरे कंट्री के अंदर स्टेट लेवल पर जो कोर्ट्स है यानी कि हाई कोर्ट्स, सेंट्रल लेवल पर जो कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, बाकी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कोर्ट्स कुल मिला के कहलाते हैं जुडिशरी। अभी तक हमने देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 3 बॉडीज होती है। क्या इन 3 बॉडीज के बगैर भी कुछ और बॉडीज है? जी हां, और भी कुछ बॉडीज है और उन्हीं बॉडीज के बारे में हमें यहां पर आज पढ़ना है। सबसे पहली बॉडी यहां पर कौन सी है? इलेक्शन कमीशन है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कंट्री के अंदर इलेक्शंस करवाना, फेयर इलेक्शंस करवाना। किस किस के इलेक्शंस करवाते हैं ये? एक तो ये पार्लियामेंट के इलेक्शंस करवाते हैं, यानी कि लोकसभा जो यहां पर MPs होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके इलेक्शंस करवाते हैं। हर एक स्टेट के इलेक्शंस करवाते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं ये सारे के सारे इलेक्शंस इसी बॉडी के जानिब से करवाए जाते हैं, जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट बॉडी क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब इसका काम क्या होता है? ये क्या करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है उसके अकाउंट उसको ऑडिट करेगा, यानी कि गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया होता है वो सही किया है या गलत किया है, ये बॉडी वही चीज देखती है। एंड इसीलिए इसको कहा जाता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, क्योंकि ये सारे की सारी चीजों पर निगरानी रखते हैं, नजर रखते हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है सही किया है या गलत किया है। वही सारा का सारा काम संभालती है CAG। इसको हम शॉर्ट में CAG के नाम से भी जानते हैं, जिसकी पूरी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कल जो पेपर हुआ था फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का, मैक्सिमम वहां पर जो क्वेश्चंस आए थे वो 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही आए थे। तो यहां पर आप हर एक क्वेश्चन से निपटने के लिए आपको रेडी रहना है। यही क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। आपको बताया जाएगा कि एक स्टेटमेंट है यहां पर के रिलेटेड, यानी कि ऑडिटर जनरल के रिलेटेड। बताओ कि नीचे 1-2 स्टेटमेंट देकर है, बताओ कि कौन कौन इस स्टेटमेंट से लिंक कर रहा है, बताओ कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां पर मैंने लिखा है जो कि के कामों को यहां पर दर्शाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चन से आप यहां पर निपटने के लिए तैयार रहोगे। ऐसी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 लाइनर क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे, वहां से स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कल के पेपर के अंदर भी हुआ था। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहोगे।
इसलिए एक एक चीज को आप पढ़ोगे, सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करो, उतना ही आपको और ज्यादा मजा आएगा नई नई चीजें सीखने में भी। खाली ऑब्जेक्टिव के पीछे आप मत भागे, ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे जब आप कंसेप्ट को समझोगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी और कौन सी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स करवाना, वही काम होता है यूपीएससी का। सिविल सर्विसेज का एग्जाम जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ये सारे के सारे एग्जाम्स यही यूपीएससी करवाती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और क्या काम होता है? ये यहां पर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं डिसिप्लिनरी मैटर्स में। उसके बाद नेक्स्ट एक और बॉडी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंट्रल लेवल पर जो काम यूपीएससी करता है वही काम हर एक स्टेट के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। यह भी यहां पर सिविल सर्विसेज के ही एग्जाम्स करवाता है, लेकिन स्टेट लेवल के सर्विस एग्जाम्स जैसे हमारे स्टेट के अंदर कौन से यहां पर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स किए जाते हैं, जैसे केएस है यानी कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स करवाए जाते हैं, वो हमारे स्टेट के अंदर इसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से करवाए जाते हैं। एंड वहां पर सेंट्रल लेवल पर ये एडवाइस देते थे प्रेसिडेंट को, एंड यहां पर एडवाइस देते हैं ये एसपीएससी, ये एडवाइस देते हैं यहां पर गवर्नर को डिसिप्लिनरी मैटर्स में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी होती है एंड हर एक का काम क्या होता है। एंड इनको इंडिपेंडेंट बॉडीज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इन बॉडीज के साथ गवर्नमेंट का बहुत ही कम इंटरफेयर होता है। जैसे इलेक्शंस करवाने हैं तो वहां पर गवर्नमेंट की उतनी ज्यादा लिंक होनी भी नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट की ज्यादा लिंक होगी तब जाके फेयर इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट बॉडीज करार दिया गया है। अब यहां पर नेक्स्ट फीचर के बारे में हम पढ़ेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ना है। ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा भी जा सकता है। लेकिन एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि यहां पर जो इमरजेंसी प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं ये खाली एज ए फीचर हमें पढ़ना है। हमें यहां पर एक एक आर्टिकल को डीप से एनालिसिस नहीं करना है, हमें यहां पर एक एक आर्टिकल के बारे में बहुत ही गहराई तक नहीं जाना है। बस फीचर्स के अंदर जितना भी यहां पर आपको पढ़ना है वो सारा का सारा हम यहां पर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटी की बात करोगे, जैसे मैंने अभी तक आपको फंडामेंटल राइट वाला एक फीचर पढ़ाया था, उसको हमने इस चैप्टर के अंदर खाली फीचर के तौर पर देखा, लेकिन आगे जाके वो आपके सिलेबस में अलग से है तो हमें उसको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को वहां पर अलग अलग से समझना है। लेकिन यहां पर जो आपका इमरजेंसी प्रोविजंस वाला चैप्टर है, ये यहां पर छोटा मोटा टॉपिक तो लगता है, लेकिन आगे जाके अगर हम इसको अलग से पढ़ेंगे एक अच्छा खासा चैप्टर ये बन के आ जाता है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस वाला चैप्टर अलग से नहीं रखा गया है, इसीलिए खाली हमें यहां पर एज ए फीचर इसको देखना पड़ेगा। और आपके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एज ए फीचर ही वहां पर यह क्वेश्चन फ्रेम होकर आ जाएगा। तो अब हम यहां पर देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, यानी कि वो कानून जो इमरजेंसी के वक्त पर लगाए जाते हैं वही कहलाते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया क्यों गया, एक एक कंसेप्ट को आप अच्छे से समझो, एक एक बात को आप अच्छे से समझो। इमरजेंसी प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लाया गया क्योंकि अगर कंट्री के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से कंट्री की यूनिटी खत्म हो सकती है, भाईचारा खत्म अगर हो जाएगा या सिक्योरिटी का कोई थ्रेट आ जाएगा, तब उस टाइम इमरजेंसी लगाई जाती है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप्स की इमरजेंसी है। कौन कौन सी इमरजेंसी है? एक है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। उसके बाद तीसरी टाइप की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों इमरजेंसीज को हम अलग अलग करके समझेंगे और हर एक इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर लिखी है वो भी हम यहां पर अलग अलग से ही समझेंगे।
सबसे पहली बात हम यहां पर करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी के बारे में किस आर्टिकल के अंदर लिखे हैं? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी का ही जिक्र करता है। नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी खतरे में है, तो वो उस टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। कब कब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है? जैसे अगर इंडिया का किसी और कंट्री के साथ यहां पर वॉर स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम इमरजेंसी लगाई जाती है। या अगर हिंदुस्तान के अंदर ही कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि आर्मड रिबेलियन, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर ही अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, उस टाइम भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दैट मीन्स अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाई जाएगी इमरजेंसी, उसको इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ जंग की वजह से यहां पर इमरजेंसी लगाई जाएगी, उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। यहां पर एक एक चीज को हमें डीप से नहीं देखना है, अदरवाइज मैं आपको यहां पर पढ़ा था कि इमरजेंसी हिंदुस्तान के अंदर कब कब लगाई गई है, ये नेशनल इमरजेंसी, और कितने टाइम तक नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, वो सारा कुछ मैं आपको बता देता। लेकिन फिर भी आप एक पॉइंट यहां पर याद रखोगे कि हिंदुस्तान के अंदर अब तक 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया है। दैट मीन्स अभी तक हिंदुस्तान के अंदर कितनी मर्तबा नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया है? 3 टाइम्स लगाया गया है। आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखोगे इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट इमरजेंसी है यहां पर स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 356 पूछा जाता है। बताओ कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर है? 352। 356 किस इमरजेंसी को यहां पर बयान करता है? स्टेट इमरजेंसी। इन स्टेट इमरजेंसी को हम दूसरा नाम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। अब यहां पर समझते हैं कि ये जो स्टेट इमरजेंसी है या ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है, ये कब इंपोज किया जाता है, कब लगाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टेट इमरजेंसी है या ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है, ये कब लगाया जाता है? ये तब लगाया जाता है जब यहां पर प्रेसिडेंट को लगेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तब जाके उस टाइम प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। यानी कि याद रखोगे प्रेसिडेंट्स रूल कब लगाया जाता है? ये तब लगाया जाता है जब यहां पर प्रेसिडेंट को लगेगा कि स्टेट के अंदर जो काम हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है, यानी कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किए जाते हैं। उस टाइम उस स्टेट पर यहां पर प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया जा सकता है। यहां पर दूसरा एक और आर्टिकल के अंदर कुछ और लिख के है, वो है आर्टिकल 365। ये भी स्टेट इमरजेंसी के अंदर ही आ जाता है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? अगर कोई भी स्टेट यहां पर है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर नहीं चलती है, तब भी जाके उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। आई होप कि दोनों आर्टिकल्स आपने याद रखे होंगे। स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल के तौर पर लगाई जाती है? आर्टिकल 356। स्टेट इमरजेंसी का दूसरा नाम ही क्या है? प्रेसिडेंट्स रूल। और स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जाती है? तब जब यहां पर एक स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ काम हो रहा होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए काम नहीं कर रही होगी वो स्टेट, तब जाके उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। या दूसरा क्या है? आर्टिकल 365 के हिसाब से अगर एक स्टेट के अंदर वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर नहीं चल रही होगी, उसके हिसाब से काम नहीं करती होगी, तब जाके भी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया जा सकता है। लास्ट वाली इमरजेंसी यहां पर है, वो है आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जब कंट्री के अंदर पैसों की कमी आ जाएगी, जब कंट्री के अंदर यहां पर फाइनेंस के रिलेटेड कोई बर्डन आ जाएगा, उस टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। एंड अभी तक इंडिया के अंदर आजादी के बाद अभी तक आज तक कभी भी इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। अब इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर क्या क्या होता है? अब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर इंपोज की जाती है तो क्या किया जा सकता
पता है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ये जो सैलरी होती है एम्प्लॉयज की, उनकी सैलरी ही उस टाइम कम की जाती है। उस टाइम जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, उस टाइम बाकी जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कम किए जाते हैं। तो अभी तक हिंदुस्तान के अंदर कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है ये 3 बार लगी है। इन अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइम्स पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाए गए हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी प्रेसिडेंट्स रूल को लगाया गया था काफी मर्तबा। जैसे राम मंदिर की ही बात हाल ही में चल रही थी, जिस टाइम ये राम मंदिर वाला मसला स्टार्ट हुआ था, उस टाइम भी यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर उस टाइम भी वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया था। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी किस्म के इमरजेंसी प्रोविजंस है। 3 नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंदर है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों प्रोविजंस आपको यहां पर याद रखने हैं। अगर आप चाहते हो इन तीनों नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर आप चाहते हो इन तीनों के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए आपके और ज्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, तब मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपके एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से ही मैं इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए इन तीनों के तीनों आर्टिकल्स के अंदर मैं डीप नहीं जाऊंगा। जितना आपके सिलेबस में है उतना मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसमें कोई भी पॉइंट इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। एक एक पॉइंट को मैं यहां पर छोड़ नहीं रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको अलग अलग से समझा रहा हूं। यही रीजन है कि खाली फीचर्स को पढ़ने में यहां पर 6 क्लासेस लगे हैं। तो कल ये जो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद परसों इसी पूरी चैप्टर में से जितने भी यहां पर एमसीक्यूज क्रिएट हो सकते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वहां पर आप समझ सकते हो। उसके अंदर हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी रखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी रखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूड होंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि जो पढ़ा है क्या वो सीखा भी है या खाली अभी तक क्लास ही अटेंड की है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। कल इसके अंदर खाली 1-2 फीचर्स अब बचे हैं, वो हम कल की वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप पिछले वाले सारे क्लासेस को आप रिवाइज फिर से करोगे ताकि आप अच्छे से एमसीक्यूज वाली वीडियो देखोगे। वहां पर उस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनको आप खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश पहले करोगे।